में और जनहित में कुछ अपना योगदान दे सकूं। मित्रों, इसमें मेरा कुछ दूसरा आशय नहीं है। आप इसको जो जानते नहीं वो जानें, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ध्यान रखें। एक बार विचारण न्यायालय ने मृत्युदंड की सज़ा दे दी, कैपिटल पनिशमेंट 302 में। परंतु वह दोषमुक्त हो गए। माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर अपनी समीक्षा की, मीमांसा की। इसमें क्या हुआ था मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूँ। यह केस है अंकुश मारुति शिंदे वर्सेस महाराष्ट्र राज्य, 2019, वॉल्यूम 1, क्रिमिनल लॉ रिपोर्ट 323 और ऑल इंडिया रिपोर्ट 2019, सुप्रीम कोर्ट 1457। इसमें इसलिए दोष मुक्त किया गया था कि केस ऐसा था कि टार्च के प्रकाश में घटना घटित होने का केस था और अभियुक्तगण से जब्त कपड़ों की शनाख्त अभियोजन साक्षी नहीं कर पाए थे। किस अभियुक्त ने क्या कृत्य किया था, किसका क्या वोट एक्ट था, यह भी नहीं बताया गया था। डीएनए के नमूने संग्रह तो किए गए थे, परंतु डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई थी। अन्वेषण अधिकारी ने सारवान कथन, सब्सटेंशियल एविडेंस, रोक लिया था और केस के तथ्यों और परिस्थितियों में बहुत कंट्राडिक्शन था, बहुत ओमिशन था, एक दूसरे के कथन का खंडन हो रहा था, मेडिकल रिपोर्ट से भी कंसिस्टेंसी नहीं थी और ये सारा पुलिस की भूल के कारण हुआ है। अगर पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेशन सही करती, उस कपड़ों के शिनाख्त करवा देती, आइडेंटिफिकेशन ही नहीं हुआ था कपड़ों का, और ये भी बताना उसमें लिखना चाहिए था, गवाह बताते जब केस डायरी स्टेटमेंट लिए गए तब कि किसने क्या कृत्य किया, जिसने देखा वो बताते, पर उन्होंने ऐसा भी उसमें नहीं था। तो इस कारण से फिर भी विचारण न्यायालय ने तो उसको दंडित किया, माननीय उच्च न्यायालय से भी दंडित हुआ। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने उसकी मीमांसा की, कानून की और उसमें ये सारी बेलेकुना इन्फर्मिटीज थी, उसके आधार पर उन्होंने उसको तो दोष मुक्त किया ही, परंतु उसको भी दंडित किया। शासन को इसको पैसा भरना पड़ा, 5-5 लाख रुपया उसको दिया गया प्रतिकर के रूप में। अभियुक्त को, अपराधी को बोला था इन्होंने कि अपराधी अभियुक्त है, उसको पैसा दिलवाया सुप्रीम कोर्ट ने। कितना अच्छा जजमेंट है, लैंडमार्क जजमेंट है। और मैं तो ये निवेदन करता हूँ सभी न्यायालय से कि अगर मान लो यह पाया जाता है कि ये इसको फंसाया गया है, फॉल्स इम्प्लीकेटेड बाय द पुलिस एंड बाय द कंप्लेनेंट एंड बाय द विटनेसेस, it is necessary to be punished and to be given the compensation to the accused given by the ordered to the government to give them। ये होना चाहिए मित्रों। और इसके बाद एक जजमेंट और है, इसमें तो पुलिस को उन्होंने दंडित किया, शासन को दंडित किया, शासन की ओर से पुलिस रहती है ना, इसलिए। अब एक क्या है, एक केस ऐसा है जो है चोटको विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य, ऑल इंडिया रिपोर्टर 2022, सुप्रीम कोर्ट 4688। और दूसरा है उसी के दूसरे क्रिमिनल लॉ जनरल में भी रिपोर्टेड हुआ है, 2022 क्रिमिनल लॉ जनरल 4579। अब इसमें पुलिस की कितनी बड़ी गलती थी, कितनी बड़ी भूल थी,
कि उन्होंने इसमें इन्वेस्टिगेशन में ऐसे लेकुना छोड़ दिया था, इसकी वजह से उसको दोष मुक्त करना पड़ा। मृत बच्ची के कपड़ों पर उसका जो पुरुष का डिस्चार्ज का सीमेंट के धब्बों की जांच के लिए वस्त्र भेजे गए थे, लेकिन डीएनए या फोरेंसिक रिपोर्ट पेश नहीं की गई। अब ये किसका काम था? चार्जशीट आपने फाइल की, इन्वेस्टिगेशन आपने किया, सारी जांच आपने की, यहाँ तक कि आपने उसके वस्त्रों को एफएसएल के लिए भेजा था, तो आपने उसका डीएनए क्यों नहीं करवाया? और अगर डीएनए जांच भी करवाई, एफएसएल भी भेजा था, तो उसकी जांच रिपोर्ट क्यों प्रस्तुत नहीं की? वो नहीं प्रस्तुत की, इसलिए वो धारा 376 से और 302 से बरी हो गया, क्योंकि बच्ची का पहले तो बलात्कार किया गया था और उसके बाद छोटी सी बच्ची थी, और उसके बाद उसके साथ उसको मार भी डाला, उसकी हत्या भी कर दी। और ऐसे जघन्य हत्याकांड में, ऐसे जघन्य मामले में भी अभियुक्त को मजबूरन उसको माननीय न्यायालय को उसे बरी करना पड़ा। तो ये भूल किसकी है? वो बरी हो गया। इसी प्रकार का एक और केस है। यह केस है मूर्ति विरुद्ध तमिलनाडु राज्य ऑल इंडिया रिपोर्टर 2023, सुप्रीम कोर्ट 3960 और है 2023 क्रिमिनल लॉ जर्नल 3830। अब इसमें भी क्या हुआ था कि मृत शरीर केवल कंकाल के रूप में था और बिना डीएनए टेस्ट के उसको पहचानना संभव नहीं था, और पुलिस ने उसका डीएनए टेस्ट करवाया ही नहीं। मृत शरीर केवल कंकाल के रूप में मिला था, जो पूरी तरह से सड़ चुका था, लेकिन इसका डीएनए परीक्षण नहीं कराया गया और केवल कपड़ों से उसको पहचाना था। अब कपड़ों से पहचाना, वो तो रिलायबल एविडेंस है ही नहीं। कंसेंट और रिलायबल एविडेंस चाहिए, स्ट्रॉन्ग एविडेंस होना चाहिए मर्डर केस में। आरोपी ने घटना के 2 महीने बाद एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन लिया इसमें कि उसने अभियोजन साक्षी 1 को बताया था कि मैंने ऐसा ऐसा कर दिया है, मार के फेंक दिया है। कन्फेशन था, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। तो ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन द ऑनरेबल कोर्ट इज अनेबल टू कन्विक्ट द पर्सन ऑफेंडर, यस एलेज्ड। तो अपरिचित को संस्वीकृति करना तो वैसे भी प्राकृतिक व्यवहार के खिलाफ माना गया। किसी गैर को कोई क्यों व्यक्ति बताएगा कि भाई मैंने उसको मार दिया है, उसको फेंक दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया? व्यक्ति निकटतम रिश्तेदार या मित्र को किसी को ही तो बताएगा ना। तो उसको कोर्ट ने नहीं माना। और फिर ओपन प्लेस से कोई भी बरामदगी होती है किसी भी अपराध से संबंधित वस्तु की, धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत उसका इन्फॉर्मेशन लिया जाता है, उसके बाद उसके वस्तु की जब्ती की जाती है। तो यहाँ तो शव बरामद हुआ था और ओपन प्लेस से हुआ था। अब आप ही बताइए कि जहाँ पर सभी लोग जाते हैं आते हैं, वहाँ पर अगर शव रखा हुआ पड़ा हुआ है और वहाँ से बरामदगी हो जाती है, तो ओपन प्लेस का तो उसको कैसे उससे कनेक्ट करेंगे? इट इज़ नॉट इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस टू कनेक्ट द एक्यूज्ड टू द ऑफेंस कमिटेड बाय समबडी एल्स। उसने ही अब उसको अपराध किया है, वो कैसे मान लेंगे? ऐसे आधार पर उसको भी बरी किया गया था। एक और केस के आपको मैं बताता हूँ। यह है जय कुमार वर्सेस छत्तीसगढ़ राज्य 2023 वॉल्यूम 2 छत्तीसगढ़ लॉ जजमेंट 422 और 2013 क्रिमिनल लॉ जनरल 2851 छत्तीसगढ़। इसमें भी ये अब पुलिस की भूल थी, जिसके कारण से उसको बरी किया गया। क्या हुआ था आप सुनिए। इसमें जो शव था वो खुले मैदान से, ओपन प्लेस से बरामद हुआ था और उसको पुलिस ने, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने डीएनए टेस्ट इसका भी नहीं करवाया।
और वो बलात्कार और हत्या का केस था, इसकी जांच भी पीएम रिपोर्ट के बाद ज्ञात हुई। उन्होंने इंक्वेस्ट भी सही नहीं किया था, शव पंचनामा भी सही नहीं बनाया था। और अगर वो डीएनए टेस्ट करवाते वे अनुसंधान अधिकारी, तो ये ज्ञात हो सकता था कि उसके शरीर पर पुरुष का डिस्चार्ज है सीमन या नहीं है, और उससे अगर है भी तो अभियुक्त से उसका मिलान होना चाहिए ना। तो वो परिस्थितियाँ वो सब लेकुना इन्फॉर्मेटिव्स थी इन्वेस्टिगेशन में, तो इसलिए इसमें भी बलात्कार के और बलात्कार करने के बाद उसको मार डाला था, हत्या कर दी थी। ऐसे जघन्य अपराध में मजबूरन कोर्ट को उसको बरी करना हुआ। ये केवल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की गलती की वजह से वो जघन्य अपराध में जिसमें उसको सज़ा मिलना चाहिए थी, जिसने अपराध किया है, उसमें इसको दोष मुक्त किया गया। तो दोस्तों, आज के लिए इतना बहुत है। हम अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी ये 30वां एपिसोड है, और आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे जितने चैनल वो भी आप देख सकते हैं। आप जब सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ पर एक घंटी होती है, उस घंटी को दबाएंगे, और घंटी का जो चिन्ह है उसको दबाएंगे तो आप वहाँ पे नीचे आल लिखा हुआ मिलेगा, ALL है। तो आल को अगर आप दबाएंगे तो आपको मेरी सारी वीडियो देखने को मिलेगी। आप लाइक करें, अच्छी लगी हो तो कमेंट्स भी करें, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले, और मैं जनहित में, आम जनता के लिए, आप लोगों के लिए, आपके हित के लिए मैं ये बनाता हूँ। आप मुझे प्रोत्साहन करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। जो सामान्य रूप से नए जूनियर एडवोकेट्स को जानकारी नहीं, उनको भी लाभ मिलेगा। मैं इसमें इस तरह के माध्यम से कोर्ट को भी कोऑपरेट कर रहा हूँ, और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होते हैं पुलिस को, उनको भी पता चलेगा कि हमने क्या गलती करी जिससे ऐसा हो जाता है, तो आइंदा को इन्वेस्टिगेशन में इस प्रकार भूल नहीं करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।